आइए आज अध्याय 13 शुरू करते हैं, सीधा और प्रतिलोम समानुपात। इसमें कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं, फिर इसका एक एक करके एक्सप्लेनेशन हम बाद में देखेंगे। पहले इसके अंदर हमको करना क्या है, इसके अंदर हमको कुल 3-4 चीज़ें समझ लेनी है और इन चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना है एक एक करके। तो जैसे ये कहा गया है कि जब दो समान राशियों का अनुपात अन्य दो समान राशियों के अनुपात के बराबर होता है तो ऐसी राशियों को समानुपाती राशियां कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ये रखी है, मान लीजिए x1 और y1 ये समानुपात में है और इनको जो है बराबर कर दिया जाए x2 और अनुपाते y2 के, तो इसी को हम समानुपाती राशियां कहते हैं। हम कैसे कहेंगे आगे चल के समझेंगे इसको। फिर देखिए, दो अनुपातों के बीच समानुपात प्रकट करने के लिए दोनों अनुपातों के बीच, देखिए ये दोनों अनुपातों के बीच बराबर या समानुपात, या तो हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे या फिर ऐसा समानुपात का चिन्ह लगा देंगे। दोनों का मतलब एक ही होता है। फिर अगली चीज जो समझने की है इसमें कि दो राशियां x और y, यानी इधर वाली जैसी जो राशियां दी गई हैं, प्रत्यक्ष या सीधे समानुपात में अथवा परस्पर अनुक्रमानुपाती कही जाती हैं यदि वे साथ साथ इस प्रकार बढ़ती या घटती हैं कि उनके संगत मानों का अनुपात अचर रहता है। देखिए इस प्रकार, यानी जैसे अनुपात में इस तरह लिखते हैं ना, यानी x और y इस प्रकार बढ़े या घटे कि इस पर कोई फर्क ना पड़े, यानी ये स्थिर रहे। जहां के धनात्मक अचर है तो x और y यानी ये दोनों परस्पर अनुक्रमानुपाती कहलाती है। इस प्रकार की स्थिति में यदि x के मान हो, यदि अब बहुत सारे मान हो तो x के मान यदि x1 x2 है और y के संगत मान जो है y1 y2 हो, तो उसका जो अनुपात कैसा बनेगा, x1 का y1 से और x2 का y2 से अनुपात बराबर होता है। ये कहलाएगा प्रत्यक्ष अनुपात या अनुक्रमानुपाती अनुपात। इसी में जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो दो राशियां x और y प्रतिलोम समानुपात, यानी इसका उल्टा कब कहलाएंगी, प्रतिलोम कब कहलाएंगी, अथवा परस्पर व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोम, इस शब्द का इस्तेमाल होगा बार बार। तो कही जाती है यदि x में हुई एक वृद्धि y में एक समानुपाती कमी उत्पन्न करे, यदि दो राशियां ऐसी हैं इस लेवल पे है, तो यदि एक बढ़ रही है तो एक उसका जो है एडजस्टमेंट करने के लिए नीचे जाए क्योंकि उसका अनुपात बराबर है, मतलब इसका एवरेज जब करें तो वो इसी लेवल पे आए। यदि ये बढ़े तो ये घटे, तो जब हम हिसाब किताब करें तो ये बराबर आए, कहने का मतलब ये है। तो यदि x में हुई एक वृद्धि y में एक समानुपाती कमी उत्पन्न करे तथा x में हुई एक कमी y में समानुपाती वृद्धि उत्पन्न करे ताकि इनके संगत मानों का गुणनफल अचर रहे, यानी कि जो उसका मान है वो बदलाव ना हो, अर्थात उन दोनों का यदि गुणा करके, जैसे मैंने यहाँ पे स्थित किया था ना, तो चाहे एवरेज बढ़ा भी दे तो एक घटाना पड़ेगा, तब भी एवरेज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। वही हाल बता रहा है कि x और y का मान यदि k के बराबर हो और x और y परस्पर, तो अगर ये कंडीशन हो तो ये व्युत्क्रमानुपाती कहलाती है आपस में। कैसे, इस स्थिति में यदि x के मानों के लिए x1 y1 और y के संकेत मान अगर y1 y2 लिया जाए तो x1 y1 बराबर x2 y2 हो जाता है, या x1 में इस x2 का भाग दे दीजिए या y1 को इस तरफ ले जाइए तो y2 बराबर y1 हो जाता है। ये कंडीशन इस पर लागू होती है। जिस पर ये कंडीशन लागू होगी तो वो कहलाएगा अनुक्रमानुपाती अनुपात, और जिस पर ये कंडीशन लागू होगा वो कहलाएगा व्युत्क्रमानुपाती अनुपात। आइए इनको एक एक करके हम सवालों के द्वारा समझते हैं और हल करने का कोशिश करते हैं। अब इसी को समझने के लिए एक आध प्रश्न उठा रहे हैं कि एक विशेष प्रकार के 5 मीटर कपड़े का मूल्य 210 रुपये है। इसी प्रकार के 2, 4, 10, 13 मीटर कपड़े के मूल्यों के लिए एक सारणी बनाइए। एक सारणी बनाना है जिसमें ये बताया गया है कपड़े की लंबाई कितनी है। इधर कपड़े की लंबाई हमने सारणी में बनाया है, एक्स में क्या लिखते हैं, ये क्या है, x जो है
लंबाई हमेशा मीटर में होती है। एक्स ये मीटर में है और मूल्य जो है ये रुपए में, ये मीटर में है, ये रुपए में है। तो देखिए दिया क्या है कि ये 5 मीटर के, जैसे हमने संगत मान माना था एक्स के लिए x1 y1 x2 y है ना, x1 x2 x3 x3, ऐसे y के लिए y1 y2 y3 ऐसे करके मान लेते हैं। तो यहाँ 5 मीटर के लिए 210 ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो ये हम लिख लिए 5 मीटर के लिए। अब 2 के लिए देखिए ये 5 से कम है तो इधर कम वाले में लिख दिए, तो y2 के लिए मान लेते हैं y1, 4 के लिए लेते हैं y2, और ये जब आगे बढ़ता है तो 10 के लिए ले लेते हैं y3 और 13 के लिए y4 ले लेते हैं। इस तरह का हमारे को सारणी। अब देखते हैं कि 5 मीटर कपड़े का मूल्य 210 रुपए है, यानी 5 मीटर का मूल्य जब 210 रुपए है तो जैसे जैसे रुपए बढ़ाएंगे तो मीटर ही बढ़ेगा, यानी मीटर बढ़ाते जाएंगे तो रुपया का मतलब जितना जितना मीटर ज़्यादा लेते जाएंगे रुपया उतना बढ़ता चला जाएगा, और जितना मीटर कम करते जाएंगे उतना ही क्या रुपया कम होता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एक प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति है, अर्थात प्रत्यक्ष समानुपात की स्थिति है, जो अर्थात इसमें जो सूत्र लग रहे हैं वो x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2 का मान लगेगा। ये प्रत्यक्ष समानुपात की स्थिति होती है। इसी का इस्तेमाल करते हुए हमें इस सारणी को भर देना है। तो जैसे पहला ले लेते हैं, ये वाला पहले को लेते हैं कि जैसे 2 बटे y1 यदि है तो मान फाइनल उसका किसका 5 बटे 210 से ही निकालेंगे। किससे निकालेंगे? 5 बटे 210 से। और जब ये स्थिति होती है तो इसको क्या बताया था, ये मान स्थिर रहता है, यानी इसका हम गुणा कर दें तो मान स्थिर रहेगा, यानी तिर्यक गुणा कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो तिर्यक गुणा में क्या हो जाएगा, 5y1 बराबर 2 गुणे 210, अर्थात y1 बराबर 2 गुणे 210 बटे 5। 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, यानी y1 का मान हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौकी 8। ये क्या हो गया, ये रुपए में आ गया, क्योंकि y जो है रुपया है, रुपयों में मूल्य दिया है, तो y1 का मान आ गया है 84 रुपया। इससे इसको निकाल लीजिए तो ये जो दूसरा वाला हो जाएगा 4 बटे y2 बराबर 5 बटे 210। तो y2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये बन जाएगा 5y2 बराबर 210 गुणे ये है 4, तो y2 का मान निकल आएगा 210 गुणे 4 बटे 5। तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, y2 बराबर 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 168 रुपए। तीसरा हो जाएगा इन दोनों से अनुपात, यानी 5 बटे 210 का अनुपात 10 का y3 से निकाल लीजिए, तो 5y3 का मान हो जाएगा 210 गुणे 10, अर्थात y3 का मान हो जाएगा 210 गुणे 10 बटे 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, अर्थात 420 रुपये। ये y3 का मान निकल आएगा। इसी प्रकार से यही इसमें निकाल लेते हैं, यानी ये जो हो जाएगा, ये कितना निकल आया है, ये आ गया है 84 रुपये, यानी y1 का मान आ गया यहाँ पर ये 84 रुपये। y2 कितना निकला है 168 रुपये, तो y2 हो गया 168 रुपये। ये तो ऑलरेडी पहले से दिया है। y3 अभी अभी हमने निकाला है 420 रुपये, और ये जो है ये भी निकाल लेते हैं चौथा वाला। चौथा क्या है, 5 बटे 210 बराबर हो जाएगा 13 बटे y4। तिर्यक गुणा कर लीजिए, 5y4 बराबर 210 गुणे 13, तो y4 बराबर हो जाएगा 210 गुणे 13 बटे 5। ये तो 42 बार कट ही जाता है,
तो 13 में इसको गुणा करेंगे, y4 का मान हो जाएगा 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 की 6, 13 चौको 52, 53 और 54 546 रुपया। तो ये y4 का मान आ जाएगा 546। इसका मतलब ये हो गया कि यदि 5 मीटर कपड़े का मूल्य 210 रुपया है तो 4 मीटर कपड़े का मूल्य हो जाएगा 168 रुपये, 2 मीटर कपड़े का मूल्य हो जाता है 84 रुपये, 10 मीटर कपड़े का मूल्य 420 रुपये और 13 मीटर कपड़े का मूल्य 546 रुपये। इस प्रकार यह है हमारा प्रत्यक्ष समानुपात या सीधा समानुपात समझ में आता है। अब ये प्रश्न लेते हैं, 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। तो स्थितियां एक ही जैसी हैं, तो प्रत्यक्ष अनुपात साफ साफ नजर आ रहा है। तो क्या करना है इसमें कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना पेड़ की ऊंचाई ऐसे लिख लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई कहे दिया मीटर में, तो मान लेते हैं x मीटर है। अब वही एक सारणी टाइप का बना लेते हैं जिससे आसानी हो जाती है। हमको ऐसा एक सारणी बना लेंगे हम, तो हमें काम करने में बहुत आसानी हो जाती है। इससे पता चल जाता है हमें करना क्या है। ये ऐसा सारणी बनाया और इधर लिख लेते हैं, एक तरफ ये ले लेते हैं, क्या है ये वस्तु की ऊंचाई, और यहाँ वस्तु की ऊंचाई, वस्तु क्या हो सकता है, यहाँ पर खंभा है, x ले लेते हैं, x मीटर, ये मीटर में, ऐसा वस्तु की ऊंचाई मीटर में, और वस्तु की छाया, ये भी मीटर में ही आएगा। ठीक है, कितने की, तो क्या देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं कि 14 मीटर बिजली का खंभा है, वही वस्तु जो है 14 मीटर की है, तो उसकी छाया है 10 मीटर, ये लीजिए 10 मीटर है। अभी क्या है, स्थितियां नहीं बदल रही हैं, केवल पेड़ की ऊंचाई ये ज्ञात करना है, ये अभी हमने मानना है x, और इसकी छाया दी हुई है 15। तो चूंकि ये प्रत्यक्ष है, देखने पर साफ साफ नजर आया है प्रत्यक्ष अनुपात है। कैसा है ये, प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति नजर आ रही है। कैसी आ रही है, प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति है। जब प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति होती है तब क्या लिखा जाता है, x1 बटे y1 ये बराबर हो जाता है x2 बटे y2 के। मतलब ये प्रत्यक्ष स्थिति कहलाती है। इसका मतलब इन दोनों का तिर्यक गुणा किया जाता है। यहाँ पर x1 y1 है, x1 y1 क्या है, सॉरी x1 y1, यहाँ पर ये है 14 और ये है 10, और इधर ये है x2 की जगह यहाँ पर x है और y2 की जगह ये है 15। करना कुछ नहीं है, इसका तिर्यक गुणा कर देना है। तो 10 गुणे x बन जाएगा और ये बन जाएगा 15 गुणे 14। तो तिर्यक गुणा कर दीजिए, x बराबर 15 गुणे 14 बटे 10। तो 5 दूनी 10, 5 3 15 और 2 1 कम 2, 2 7 14। तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणे 7 अर्थात 21। लिखा है में आ रहा है सारा के सारा मीटर में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी छाया 15 मीटर है तो वस्तु की ऊंचाई होगी 21 मीटर लंबा, यानी कि वो पेड़ है। लेते हैं एक आध प्रश्न और। अब ये प्रश्न लेते हैं कि यदि मोटे कागज की 12 सीटों का भार 40 ग्राम है, तो ऐसे ही कागज की कितनी सीटों का भार 2.5 किलोग्राम होगा। तो इस टाइप की कितनी प्रकार सीटें होंगी जिनका भार जो है 2.5 किलोग्राम। 2.5 किलोग्राम को पहले बदल लेते हैं, 2.5 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 2000 ग्राम और 500 ग्राम, अर्थात 2500 ग्राम, ये इसका मतलब हो गया। 2.5 किलोग्राम का मतलब 2500 ग्राम। तो अब ये देखिए तो कैसा नजर आ रहा है। पहले तो इसकी वो सारणी बनाते हैं, हल
क्या क्या दिया है, मोटे कागज की 12 सीटों का भार, तो यहाँ पर लिखेंगे सीटों का भार, सीटों का भार। फिर क्या क्या लेते हैं, सीटों की ऐसे मोटे कागज की 12 सीटों का भार, तो भार और कागज की सीटों की संख्या, और इधर कर लेते हैं सीटों की संख्या, सीटों की, चाहे ऊपर लिख ले सीटों की संख्या, ऊपर लिख ले सीटों की संख्या, ऊपर लिख लेते हैं, सीटों का भार नीचे कर दे, सीटों का भार अनुपात, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कैसे भी बना लीजिए आप, चाहे ऊपर लिख लिए चाहे नीचे लिख लीजिए। इस तरह हमको एक सारणी बना लेनी है। अब मान लेते हैं कैसा क्या है, तो सीटों की संख्या कितनी है, यदि 12 दी हुई है तो भार दिया हुआ है ये 40 ग्राम। अब ये कह रहा है कि कितनी सीटें होंगी, यदि मान के चलते हैं ऐसी सीटें हैं तो उनका ग्राम भार जो है 25,500 ग्राम, 2.5 किलोग्राम का मतलब होता है 2,500 ग्राम। तो ये कैसी स्थिति है, ये जैसी है, ये सीटें 12 सीटें 40 ग्राम, तो जाहिर जब 250 ग्राम है तो सीटें बढ़ जाएगी, माने प्रत्यक्ष अनुपात कैसा है, ये बन रहा है प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति को दर्शा रहा है। जब प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति दर्शा रहा है, इसका मतलब 12/40 बराबर हो जाएगा x/2500 के, बस तेरे गुणा कर दीजिए, क्योंकि मान बराबर कैसे होगा, जब इसको ये इसके बराबर हो जाए, इसका मतलब हो गया 40 में x का गुणा कर दीजिए और 2500 में 12 का गुणा कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 2500 गुणे 12/40, काट देते हैं कुछ, एक शून्य से एक शून्य, 4 एकम 4, 4 से 11 और 25 से 75, यानी 750, ये क्या जाएंगी सीटें, यानी इसका मान था 750, ये हमारे को निकालना था। लेते हैं एक आध सवाल और, ये प्रश्न लेते हैं कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, तो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी और 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले एक सारणी बनाते हैं जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे करना क्या है। तो पहले तो लिखते हैं तय की गई दूरी और उस पर लगा हुआ समय निकाल लेते हैं। तो हम लिखते हैं तय की गई दूरी, तय की गई दूरी और लगा समय, ये दोनों में काम संबंध निकालना है। लगा, तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। अब इसी पर हम चार्ट बना देते हैं जिससे हमारी ये सारणी समझ में आने लगेगी क्या है। ये ऐसा बना देते हैं और दिया क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। तो एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 75 किलोमीटर चलेगा कितने में, एक घंटे में। एक घंटे में यानी 60 मिनट में 75 किलोमीटर चल रही है, एक घंटा माने 60 मिनट में। ये तो ये दिया हुआ है। तो ये पहला कह रहा है कि 20 मिनट में कितनी दूरी तय करी, लगा समय, यानी ये घंटे में है, 60 मिनट में है, ठीक है, एक घंटे में 60 मिनट, एक और दो बनाने पड़ेंगे। तो 20 मिनट, यानी कि अब की बार ये दे रहा है जब समय 20 मिनट, ये सारा एक घंटा माने 60 मिनट, तो 20 मिनट में मान लेते हैं एक्स दूरी तय करेगी। अब दूसरा भी कह रहा है 250 किलोमीटर दूरी, ऐसी अब की बार 250 किलोमीटर होती है, तो इसको तय करने में लगने वाला समय मान के चलते हैं, अब की बार वाई मान लेते हैं। इसी चार्ट से हमारा सारा काम तो आसान हो जाएगा। इसका मतलब ये, अब सारणी देख के हम समझ सकते हैं कि 75 किलोमीटर चलने में 60 मिनट ले रहा है, तो वो कह रहे हैं कि 20 मिनट में कितनी दूरी चलेगी, ये समानुपात यानी प्रत्यक्ष अनुपात निकालना है इसका, यानी 20 मिनट में कम ही दूरी चलेगा। भाई 60 मिनट में 75, तो 20 मिनट में कम हो जाएगा। अब दूसरा ये कह रहे हैं कि अब अगर 250 किलोमीटर चला गया है तो समय कितना लगेगा। जाहिर है कि जब दूरी ज़्यादा बढ़ गई तो समय भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है, ये दोनों के दोनों प्रत्यक्ष अनुपात में है, और प्रत्यक्ष अनुपात में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले इन दोनों का प्रत्यक्ष अनुपात निकाल लीजिए।
यानी 75/60 का x/20 से निकालना है, और दूसरा इसी 75/60 का हमें निकालना है 250/y से। ये सीधे दोनों प्रत्यक्ष अनुपात में यहाँ पर लिखने हैं। यह प्रत्यक्ष अनुपात है, यह प्रत्यक्ष अनुपात में है, यानी कि ये जो कंडीशन है ये प्रत्यक्ष अनुपात में है। और प्रत्यक्ष अनुपात का मतलब होता है इन दोनों का तिर्यक गुणा इन दोनों का तिर्यक गुणा। तो इससे हल हो जाता है। इससे ये हो जाएगा 60 में x का गुणा कर देने से 20 का 75 में गुणा कर दे तो ये दोनों का मान बराबर हो जाना चाहिए। तो निकाल दीजिए, 20 गुणे 75 बटे हो जाएगा 60। एक शून्य से शून्य कट गया, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 और 25 तिहाई 75, यानी x बराबर हो गया 25। ये काहे में था? दूरी ये किलोमीटर में, ये प्रति घंटा यानी मिनट में। ठीक है, ये x किस में आ गया है? किलोमीटर, यानी ये 20 मिनट में 25 किलोमीटर चलेगा। इसको देख लीजिए, ये इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, यानी 75 y बराबर 60 गुणे 250, तो y बराबर 60 गुणे 250 बटे 75। तो 15 पना 75, 15 चौके 60, 5 एक पचे 25 और 0 और 4 पंचे 20। y बराबर 200। 200 क्या है? ये समय है। 200 मिनट, MIN मिनट, 200 मिनट। 200 मिनट का मतलब हो गया, इसमें यदि हम 60 का भाग दें तो 6 तिरिक 18, 3 और 20 बटे 7 यानी 1/3 घंटे, यानी 3 सही 1/3 घंटे। भाग दे के देख लीजिए, इतना ही आएगा। ठीक है, 3 सही 3 घंटे, या 3 6 तिरिक 18, 3 घंटे 20 मिनट, ऐसा भी लिख सकते हैं, या 3 घंटे 20 मिनट। चाहे तो 1/3 में बदल लीजिए, 20 का 20 थे 60, 1/3 कर दीजिए, या 3 घंटे 20 मिनट लिख दीजिए, ऐसा भी लिखिए, दोनों सही है। और इसके बाद लेते हैं प्रश्नावली को।